हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम समझेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई मीन्स रीजन बताना है कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो पहले लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको समझने के लिए पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर है राइट एंगल और यहाँ रेफरेंस एंगल ए दिया है, तो हम इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। ओके, दिस इज द रेफरेंस एंगल। अब इस रेफरेंस एंगल ए के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड इसकी बेस होगी और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। ओके, ये तो हमें पता ही है। अब हम 10a को साइड्स की रेशो की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। 10a क्या होता है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यही रेशो है। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस के बारे में तो कन्फर्मली हमें पता होता है कि वो सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग जो 2 साइड्स बच गई हाइपोटेन्यूस के अलावा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों साइड्स, इनकी लेंथ क्या है उसके बारे में तो हम कन्फर्मली कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। आपस में वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, राइट। तो 10a की जो वैल्यू निकलती है वो 3 तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट केस ये है कि परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो जाती है। ओके, चलो ले लेते हैं इसको, एक एग्जांपल की हेल्प से ही समझते हैं। अगर परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो सपोज परपेंडिकुलर 5 यूनिट है और बेस भी 5 यूनिट है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। इन दैट केस 10a जो है वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सेकेंड केस में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी हो और बेस की लेंथ छोटी हो। सपोज परपेंडिकुलर है 5 यूनिट एंड बेस है सपोज से 4 यूनिट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.25। अब 1.25 ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो वी कैन से दैट 10a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस बड़ा हो, तो इसी वैल्यू को मैं रेसिप्रोकेट करके ले लेती हूँ। सपोज परपेंडिकुलर है 4 यूनिट्स एंड बेस है 5 यूनिट्स, ठीक है, तो इसका आंसर है 0.8। अब ये वैल्यू तो लेस देन 1 है, तो वी कैन से दैट 10a इज लेस देन 1 फॉर दिस केस। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझे हैं, इनसे तो यही कंक्लूजन निकलता है कि 10a में बी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। तो जो ये स्टेटमेंट दी है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, अब ऑलवेज लेस देन 1 तो जरूरी नहीं है ना, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर, तो विल राइट हियर फॉल्स। अब इसका रीजन भी देना है, तो जो यहाँ समझा है हमने वही रीजन हम यहाँ लिख देंगे। बिकॉज 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड दीज 2 साइड्स may be equal or may be non-equal, and hence 10a can be equal to 1 or it may be less than 1 or greater than 1. तो 10a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कैसी हो सकती हैं? इट मे बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a को भी पहले हम साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरह ही। तो sec a क्या होता है? sec a होता है cos का रेसिप्रोकल। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो sec a की रेशो हो जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड है। दैट मीन्स sec a जो ये रेशो है इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और जब भी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है? ग्रेटर देन 1, यानी कि sec a जो रेशो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। एंगल a का अगर कुछ ना कुछ यहाँ मेजर है, 0 अगर नहीं है एंगल a, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अब देखिए टेबल में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो sec 0 क्या होता है? sec 0 इज 1 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एंगल 0 है, कुछ मेजर ही नहीं है एंगल ए का, इसीलिए वो 1 होती है। अब ये क्यों होती है ये थोड़ा यहाँ पर आप समझिए, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एंगल ए यहाँ पर है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड और बेस है उसकी एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यही सेम इसमें किया था। अब एंगल ए यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसका कुछ ना कुछ मेजर है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू है। लेकिन अगर हमें एंगल को 0 बनाना है, अब 0 एंगल कब होगा, जब हम एंगल ए को डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कैसे करेंगे, सपोज मैं ये लाइन हाइपोटेनियस वाली लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो अब एंगल क्या हो गया, ये हो गया। नया एंगल क्या है, एंगल ए, ये हो गया। तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गया। अब और डिक्रीज करना है तो हम इसको और थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो एंगल है ये और भी कम हो गया। तो अगर डिक्रीज करते करते सपोज यहाँ पर मैं ले आती हूँ एंगल को, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इज दिस। जब हाइपोटेनियस बेस के साथ बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है, डिक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल ए बिल्कुल 0 के क्लोज पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो 0 के क्लोज पहुंचेगा तो हाइपोटेनियस जो था बिगनिंग में उसकी लेंथ बेस की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो व्हेन थीटा इज 0 तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो ये बेस के ही इक्वल होगी एंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इन दैट केस। ठीक है, बट यहाँ क्लियरली दिया है कि हमें एंगल ए की कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी है। वैल्यू लेनी है तो एंगल 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू फिर ग्रेटर देन 1 होगी। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें जो वैल्यू दी है उसको कंपेयर कर लेते हैं। सेक ए में हाइपोटेनियस बाय बेस है, मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो गिवन वैल्यू में भी न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स ये वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो दिस स्टेटमेंट क्या हो गई, दिस इज ट्रू। और इसका भी रीजन फिर यही लिखेंगे, बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड एज हाइपोटेनियस इज the longest side, therefore sec A will always be greater than 1 for some value of A। ठीक है, मीन्स अगर एंगल ए का कुछ ना कुछ मेजर है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो फिर sec A जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा, विच इज ट्रू। एंड यहाँ पर भी जो वैल्यू दी है ये 12/5, दिस इज ग्रेटर देन 1 ओनली, तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये तो क्लियरली फॉल्स ही नजर आ रहा है, क्योंकि कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, cosec A यूज करते हैं। ठीक है, cosec A, एंड cos A किसका एब्रीविएशन है, किसके लिए यूज करते हैं हम, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ना कि कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। सो तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। एंड इसका भी रीजन लिखेंगे, बिकॉज cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosine of angle A, not for cosecant of angle A. Okay. Now fourth statement. Fourth statement is cot A is the product of cot and A. देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो मीनिंगफुल फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अब A तो एंगल है, चलो समझ में आता है, इसका मीनिंग है। लेकिन कॉट का बिना एंगल के कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। कॉट इज अ मीनिंगलेस वर्ड हियर। अकेले का कॉट का कोई मीनिंग ही नहीं है। कॉट तो हम किसी एंगल के लिए लिखेंगे, या जो भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तो हम किसी एंगल के लिए लिखते हैं ना, तो विदाउट एंगल उसको देखेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे कॉट ए एक सिंगल टर्म है, कॉट ए इटसेल्फ इज अ सिंगल टर्म और एक मीनिंगफुल टर्म है। तो यही रीजन हम यहाँ देंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड रीजन इसका देंगे, बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल एंड मीनिंगफुल टर्म, कॉट अलोन हैज नो मीनिंग। ठीक है, कॉट या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, बिना एंगल के अगर वो लिखी हुई है तो उसके कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द लास्ट स्टेटमेंट। sin theta is equal to 4/3 for some angle theta।
अब यहाँ पर भी साइन थीटा को पहले हम साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो पिछले पार्ट्स में किया है। हाइपोटेनियस क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है, तो साइन थीटा की जो रेशो है इसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा लेस देन 1 आएगा। यानी कि साइन थीटा जो रेशो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ओके, ये है, यहाँ इसका मीनिंग यही है। एक और चीज हम यहाँ समझेंगे, एक्सट्रीम एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनके लिए साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 0 एंड साइन 90 क्या होता है? 1। तो चलो साइन 0 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि दिस वैल्यू इज लेस देन 1, बट साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये कैसे है? अब देखिए, ये भी एक स्पेसिफिक केस है, जैसे सेके में किया था हम वैसे ही करेंगे इसको भी। चलो इसको भी समझते ही हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं एंड ये रेफरेंस एंगल सपोज थीटा है, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस एंड राइट एंगल के ऑपोजिट में होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें साइन 90 को डिस्कस करना है। यहाँ साइन 0 तो 0 है क्योंकि ये लेस देन 1 है एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑल्सो, बट यहाँ साइन 90 1 आ रहा है विच इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। लेकिन ये कैसे आया वो देखिए आप। साइन 90 कब बनेगा? जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे। थीटा एंगल को जब इंक्रीज करते 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 बिल्कुल 90 के क्लोज ले आएंगे, दैट मीन्स बिल्कुल इट इज अबाउट टू बी 90, इन दैट केस क्या होगा? देखिए, पहले एंगल को ही हम इंक्रीज करते हैं। अगर मैं एंगल को यहाँ ड्रॉ कर दूं थीटा को, तो ये एंगल अब क्या होगा? बड़ा हो गया। इस थीटा से ये थीटा बड़ा हो गया। थोड़ा और इसको क्लोज अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और बड़ा हो गया, और थोड़ा और लेकर आएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे थीटा वाला वर्टेक्स परपेंडिकुलर के क्लोज आता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, 90 के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएगा, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सट्रीम केसेस हैं 0 एंड 90 डिग्री। वहां पर ट्राइंगल तो वैनिश हो जाता है, लेकिन मैथमेटिकली हम कैलकुलेट उसको कर सकते हैं कि अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ एक जितनी हो जाती है, इन दैट केस जो ये थीटा एंगल है ये बिल्कुल 90 के साथ मैच करेगा, 90 बन जाता है एंड साइन 90 फिर सेम वैल्यू अपॉन सेम वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, होप दिस इज अंडरस्टूड। एंड नाउ गिवन वैल्यू को हम अब चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ तो उल्टा ही दिया है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। सो यहाँ पर दिस इज फॉल्स बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये थोड़ा सा यहाँ से अलग है। एंड एज द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर जो साइन थीटा है, साइन थीटा रेशो है, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और 90 वाला केस भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 के अलावा कुछ भी वैल्यू है तो लेस देन 1 होगी, और अगर 90 डिग्री है तो 1 आ जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो इसलिए ये फॉल्स है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।